प्यारे साथियों, स्वागत है आज की एक नई और प्रेरणादायक कहानी में। यह कहानी है धर्मवीर सिंह की, जो गरीबी, अपमान और संघर्ष के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। जानिए कैसे एक मजदूर अपनी मेहनत, आत्मसम्मान और बेटी के प्यार से नई राह बनाता है। आइए बिना स्किप किए सुनते हैं पूरी कहानी। धर्मवीर सिंह ने जैसे ही अपने टिफिन का आखिरी कौर निगला, उसने टूटी फूटी खाट को धूप में खींचकर उस पर पीठ टिकाई। दिसंबर की यह ठंडी सुबह सारा बदन सुन्न कर रही थी, लेकिन दोपहर की यह हल्की धूप किसी मां के आंचल जैसी सुकून देने वाली लग रही थी। अभी उसकी आंखें बंद ही हुई थीं कि दूर से आवाज आई, ओए धर्मवीर, ऐश कर रहा है। भगत राम सेठलाल चेहरा लिए सामने खड़ा था। धर्मवीर हड़बड़ा गया। नहीं मालिक, बस 2 मिनट बैठा था। ठंड बहुत थी, हाथ पैर जम गए थे। धूप सेंकनी है तो अपने घर जा। मजदूरी करने आया है या मौसम का मजा लेने? फिर उसकी आंखें संकुच गईं। तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। देखा, मुझे देखते ही काम पर लग गया। धर्मवीर के भीतर कुछ तड़पा। उसने विनम्रता से कहा, मालिक, जुल्म मत कीजिए। घर में चूल्हा आपकी मेहरबानी से ही जलता है। बच्चों को भूखा कैसे रखूं? भगत राम सेठ की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह चीखा, अबे, क्या मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है? मर जाएं तो मरें, मेरी बला से। अब धर्मवीर का सब्र जवाब दे गया। उसने चारों ओर देखा। बाकी मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे कुछ सुना ही ना हो। किसी की नजरें उसकी ओर नहीं उठी। मालिक, धर्मवीर बोला, मेरे बच्चों के लिए कुछ मत बोलो। यही ईंट उठाकर तुम्हारे सिर पर मार दूंगा। चल, मैं अब काम नहीं करता, मेरा हिसाब दे। भगत राम उसकी तरफ झुकते हुए गुर्राया, अच्छा, मुझे धमकी देता है? जा, भाग जा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। धर्मवीर का चेहरा उतर गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, कम से कम आधे दिन की मजदूरी दे दीजिए मालिक। बहुत मजबूरी है, घर में एक दाना नहीं है। पर सेठ जैसे पत्थर हो गया हो। धर्मवीर को खाली जेब और भारी दिल के साथ लौटना पड़ा। शहर के बाहर एक झोपड़ी में उसकी पत्नी सुमन और बेटी चंपा उसका इंतजार कर रही थी। झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियों का एक छोटा ढेर पड़ा था और पास में टूटा सा मिट्टी का चूल्हा था। धर्मवीर जैसे ही पहुंचा, सुमन दरवाजे पर आई। इतनी जल्दी कैसे लौट आए? चेहरा क्यों उतर गया है? धर्मवीर ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस धीरे से बोला, काम छूट गया, अब नया काम देखना पड़ेगा। वह खामोशी से खाट को धूप में खींचकर लेट गया। चंपा दौड़ती हुई आई। बापू, आपने कहा था कल बाजार ले चलोगे ना? मैं गुड़िया की नई चुनरी लूंगी। सुमन भी पास आकर बोली, घर में कुछ भी नहीं है। जो 2 दिन पहले सामान लाए थे वो खत्म हो गया। कुछ तो लाओ जी। धर्मवीर ने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। सेठ ने एक पैसा नहीं दिया, बहुत अपमान किया। सुमन वहीं जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? चूल्हा तो ठंडा पड़ा है। चंपा को कैसे सुलाएं? धर्मवीर के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चुपचाप करवट बदलकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सुमन उठी और चंपा से कहा, बिटिया, घर का ध्यान रखना, मैं आती हूं। वह अपनी सहेली झुमकी के पास गई। झुमकी बाहर बैठी लकड़ी काट रही थी। झुमकी बहन, आज थोड़ा साथ दे दो। दीदी, बच्ची के लिए कुछ खाना मिल जाता क्या? सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में भूख से ज्यादा शर्म और लाचारी झलक रही थी। झुमकी ने चौंक कर सुमन की ओर देखा, फिर तुरंत भीतर जाकर एक पुराना झोला निकाल लाई और बोली, क्या बात कर रही है सुमन? ये राशन का झोला ले जा। आटा, दाल, चावल सब है इसमें। पका लेना और बच्ची को खिला देना। भूख में भलाई सबसे बड़ा धर्म होती है। सुमन की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी बोली, बस थोड़ा सा दे दो बहन, चंपा को खिला दूंगी। मैं और धर्मवीर तो किसी तरह सह लेंगे। झुमकी ने तुनक कर कहा, सुमन, ये क्या कह रही हो? क्या अब भूख में भी फर्क किया जाएगा? तुम्हारे आदमी की जिद और गुस्से का नतीजा है ये सब। सेठ भगत राम से उलझ बैठा। तभी तो काम से निकाल दिया गया। क्या ये बात है? सुमन ने चौंकते हुए कहा। पर धर्मवीर ने तो कहा कि साइट का काम ही बंद हो गया। काम बंद नहीं हुआ बहन। झुमकी ने गहरी सांस ली। बस तेरे आदमी को हटाया गया है। बाकी सब मजदूर अब भी वहीं काम कर रहे हैं। मेरी तो समझ नहीं आता,
मर्द अपनी झूठी इज्जत के लिए घर की रोटियां क्यों छीन लेते हैं। सुमन चुपचाप राशन का थैला लेकर घर लौटी। उसकी चाल थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर थोड़ी राहत थी कि आज चंपा को कुछ खिलाया जा सकेगा। उसने रोटी बनाई और थाली में परोस दी। धर्मवीर पास बैठ गया और पूछा, कहां से आया ये सब? भीख मांगकर लाई हूं, सुमन ने थाली रखते हुए जवाब दिया। तेरी अकड़ ने मेरी बच्ची को भूखा कर दिया। क्या तू ही मर्द है? बाकी सब क्या कायर हैं जो अपमान सहकर भी काम करते हैं? धर्मवीर को जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। वह उठकर कमरे के कोने में जा बैठा। मैंने किसी सेठ की बेटी को नहीं मारा, उसने धीमे स्वर में कहा। बस मुझे गुस्सा आ गया था। उसने सबके सामने जलील किया और तुमने गुस्से में नौकरी खो दी। सुमन ने कहा, अब चंपा की हालत देखो। क्या वो समझ पाएगी कि उसके बाप को गुस्सा आया था, इसलिए उसका पेट खाली है? अगली सुबह धर्मवीर सिर झुकाए सेठ भगत राम के पास गया। बहुत मिन्नतें की, माफी मांगी, पर सेठ टस से मस न हुआ। आधा दिन का पैसा थमा दिया और कहा, अब आगे से कहीं और काम ढूंढ लेना। घर लौटकर उसने चुपचाप वो पैसे सुमन को दिए। सुमन ने बाजार जाकर दवा, थोड़ा दूध और एक केला लिया, सिर्फ चंपा के लिए। रात को सुमन ने धीरे से कहा, चलो धर्मवीर, गांव लौट चलते हैं। इस शहर की चकाचौंध में हमारे जैसे लोगों के लिए सिर्फ अंधेरे हैं। धर्मवीर ने पहली बार बिना विरोध के सिर हिलाया। अब वह टूट चुका था और शायद समझ भी गया था। अगली सुबह उन्होंने जो भी था समेटा और स्टेशन की ओर चल दिए। झोंपड़ी पीछे छूट गई, लेकिन शायद इज्जत, चैन और उम्मीदें आगे मिलने वाली थीं। धर्मवीर, उनकी पत्नी और बेटी चंपा शहर से सीधे गांव आ गए। गांव में उनका एक टूटा फूटा खस्ता हाल घर था। उन्होंने उसे संवार कर रहने के योग्य बना लिया और गांव के भाईचारे के साथ मेहनत मजदूरी करके शहर से कहीं बेहतर और इज्जत भरा जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। धर्मवीर ने गरीबी और अपमान के बावजूद अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। परिवार की भूख और बेटी की मासूम इच्छाओं के बीच भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये कहानी दिखाती है कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना जरूरी है। समाज की चुप्पी भी एक अपराध है। धर्मवीर का संघर्ष हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही असली प्रेरणा है। तो प्यारे साथियों, यह थी धर्मवीर सिंह की एक प्रेरणादायक कहानी, जिसने हमें संघर्ष, आत्मसम्मान और परिवार की अहमियत का गहरा संदेश दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए किरदार, नई प्रेरणा और नए संघर्ष के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।